हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। हाँ जी, सीएमए इंटर स्टूडेंट्स डायरेक्ट टैक्स पेपर नंबर 7 का मॉक टेस्ट पेपर के सॉल्यूशन लेके आया हूँ। मॉक टेस्ट पेपर पार्ट 2 के। तो बेटा MTP 1 तो विद सॉल्यूशंस ही आया था, MTP 2 विदाउट सॉल्यूशन आया है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आपको सजेस्टेड आंसर्स दूं। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर MTP 2 के जो क्वेश्चंस हैं वो तो दिए हुए हैं बट आंसर्स हमें नहीं पता, तो हमें कुछ सजेस्टेड आंसर्स दीजिए। तो मैंने आज ये वीडियो बनाई है अपने स्टूडेंट्स को सजेस्टेड आंसर्स देने के लिए। ठीक है, तो मैं ये सजेस्टेड आंसर्स आपको आज से दे रहा हूँ। आज ये वीडियो बनेगी, आज ये डायरेक्ट टैक्स की है। थोड़े ही दिन में आपको इनडायरेक्ट टैक्स की भी मिल जाएगी। फिर ऐसे ही CMA फाइनल स्टूडेंट्स के लिए भी बनाऊंगा। तो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स गेट रेडी, आपके साथ अब मैं क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करने जा रहा हूँ डिस्कस करना। ठीक है, आसान पेपर है, मुझे नहीं लगा कि कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, इस ऐसे पेपर अगर पेपर एग्जाम में आ जाए तो बच्चा आराम से 90+ स्कोर कर सकता है। ठीक है, बट स्टिल हम लोग देखते हैं इसके अंदर क्या कठिनाइयां आ सकती हैं बच्चे को। मैं साथ साथ हर एक चीज़ के रीजंस भी दूंगा। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करें। ठीक है जी, तो आपको पता है कि जो डायरेक्ट टैक्स का पेपर है वो 4 हिस्सों में है, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C और सेक्शन D। सेक्शन A जो है वो MCQs है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो 1 मार्कर क्वेश्चंस हैं, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, एज पर सेक्शन 6(1)(a, इफ एन इंडिविजुअल स्टेज इन इंडिया फॉर एटलीस्ट डैश डेज इन अ प्रीवियस ईयर, ही इज अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अगर आपको याद हो सेक्शन 6(1) की कंडीशंस, तो इसमें 2 कंडीशंस होती थी दोस्तों, 182 डेज वाली या फिर 60 डेज वाली। बट 60 डेज वाले के साथ तो अटैच कंडीशन थी ना, इसमें तो सिर्फ ये लिखा है कि कौन से ऐसे डेज क्लियर करने के बाद, इतने स्टे करने के बाद आप इंडिया के रेजिडेंट बन जाओगे। तो बेटा वो तो सिर्फ एक ही कंडीशन है, वो है 182 वाली। यस या नो, 182 डेज। तो आपका पहला आंसर आई होप आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है वो लोग बस अपने आंसर को वेरीफाई करते रहेंगे, और जिन्होंने नहीं किया तो मेरे साथ करते रहे। ठीक है, थर्ड पार्ट इसका आंसर होगा थर्ड। इज दैट क्लियर? ओके, एज पर सेक्शन क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, बी पार्ट। एज पर सेक्शन 80B, हाउ मेनी हेड्स ऑफ इनकम्स आर एग्रीगेटेड टू कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम। कितने हेड्स ऑफ इनकम होते हैं बच्चों? 5 हेड्स ऑफ इनकम्स होते हैं। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। जब हम जॉब करते हैं तो हम लोग सैलरी कमाते हैं, जब हम प्रॉपर्टी को लेट आउट करते हैं तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम कमाते हैं, जब हम बिजनेस या कोई प्रोफेशन रन करते हैं तो PGBP इनकम कहलाते हैं, जब हम लोग कोई एसेट को बेचते हैं और उस पर कोई गेन कमाते हैं तो कैपिटल गेन। और कोई भी इनकम जो किसी का भी ना हुआ, मतलब इन चारों हेड में से किसी का भी ना हुआ, तो वो किसका होगा? अदर सोर्सेज का होगा, 5वां हेड ऑफ इनकम। तो बेसिकली 5 टाइप ऑफ इनकम्स होती हैं जिसको हम एग्रीगेट को क्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं। तो हमारा यहां पर भी आंसर थर्ड पार्ट होगा। समझ में आ गया? आसान है ना क्वेश्चन? तो ऐसे ही करते रहेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आगे। तो अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है? NSSC इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया। ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया का अगर आप काम करते हो तो आपको याद होगा 60% ऑफ द टोटल इनकम इज कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चर एंड 40% इज बिजनेस इनकम। तो बेटा आपका करेक्ट आंसर है 60%, यानी सेकेंड पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बात? बेटा याद रखें, ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग टी में 60-40 होता है, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रबड़ में 65-35 होता है। कॉफी के अंदर 2 केस होते हैं, ग्रोन एंड क्योर्ड और ग्रोन रोस्टेड एंड क्योर्ड। ग्रोन एंड क्योर्ड में 75-25 होता है और ग्रोन रोस्टेड एंड क्योर्ड में 60-40 होता है। आगे आ जाओ, थर्ड के बाद फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है इनकम अप टू रुपीज डैश इज एग्जेम्प्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच माइनर चाइल्ड विच हुज इनकम इज क्लब्ड। जब इनकम क्लब होती है, माइनर की इनकम पेरेंट की इनकम में क्लब होती है, तो कितने रुपए की एग्जेम्पशन मिलती है? 1500 रुपए। कोई डाउट? 1500 रुपए की एग्जेम्पशन मिलती है, यही तो पढ़ते हैं हम लोग। तो आई होप ये बात तो आपको आती होगी। आंसर पॉइंट नंबर 5 पे आ जाते हैं। रेम्यूनरेशन टू अ डायरेक्टर हु इज एन एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी। जो कंपनी का एम्प्लॉई है, मतलब डायरेक्टर एम्प्लॉई है ये, और ऐसे केस में उसकी जो रेम्यूनरेशन दी जाती है वो कौन से हेड में जाएगी? सैलरी इनकम में जाएगी। इसमें कोई डाउट नहीं है, सैलरी इनकम में जाएगी क्योंकि वो डायरेक्टर एम्प्लॉई है कंपनी का। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B फॉर रिपेयर्स ऑफ अ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी? बेटा 24B इंटरेस्ट ऑन लोन का केस है, और उसमें हम लोग सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में मैक्सिमम लिमिट 2 लाख पढ़ते थे। बट वो जो 2 लाख रुपए था उसकी कंडीशन होती थी कि या तो लोन परचेज के लिए लिया हो या कंस्ट्रक्शन के लिए लिया हो, रिपेयर्स के लिए नहीं। तो अगर रिपेयर्स के लिए लिया है तो मैक्सिमम डिडक्शन 30,000 रुपए की मिलेगी। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 ऑन इंटेंजिबल एसेट इज 25%। बहुत ही आसान है कि नहीं? इंटेंजिबल एसेट पे 25% मिलता है।
ओके। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांसफर? आपको बताना है इनमें से कौन सा ट्रांसफर नहीं है। सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट। तो जिन्होंने ये डेफिनेशन पढ़ी है उन्हीं को ही पता होगा। मैं तो करवाता हूं अपनी क्लासेस के अंदर, कैपिटल गेन की क्लासेस में सबसे पहले कैपिटल एसेट और ट्रांसफर की डेफिनेशन करवाई जाती है। तो ट्रांसफर की जो डेफिनेशन है उसके अंदर ही सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट ऑफ एन एसेट, ये ट्रांसफर है। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट इन द कैपिटल एसेट, यस ये कैपिटल, ये ट्रांसफर है। कंपल्सरी एक्विजिशन, ये ट्रांसफर है। एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट अंडर अ विल, ये कैपिटल, ये ट्रांसफर नहीं है। अंडर अ विल, अंडर अ गिफ्ट ट्रांसफर माना नहीं जाता। द करेक्ट आंसर इज फोर्थ। आगे आ जाओ। अंडर विच हेड द फैमिली पेंशन इज टैक्सेबल? फैमिली पेंशन कहां टैक्सेबल होगी बेटा? अदर सोर्सेज में होगी, कोई डाउट नहीं है सर। सिर्फ पेंशन होता तो सैलरी में जाता, बट क्योंकि ये फैमिली की पेंशन है तो ये अदर सोर्सेज में जाएगी और इस पे डिडक्शन भी मिलती है जो कि फिक्स है, 1/3 ऑफ पेंशन रिसीव और 15,000 रुपए, विच एवर इज लेस। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। मिस्टर एक्स गिफ्टेड अ प्रॉपर्टी टू हिज सन्स वाइफ हु सोल्ड सच प्रॉपर्टी लेटर। मिस्टर एक्स ने अपनी बहू के नाम पे प्रॉपर्टी कर दी और आगे उस प्रॉपर्टी को आगे क्या कर दिया गया? बेच दिया गया। तो बेटा जो प्रॉपर्टी से जो भी इनकम होगी वो मिस्टर एक्स के नाम पर ही क्या होगी? क्लब होगी। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, क्लबिंग में जाएगा। सेकेंड पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर। कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ द एक्यूमुलेटेड लॉस एंड अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ डीमर्जर इज डेल्ट बाय सेक्शन ऑफ द एक्ट। कौन से सेक्शन से रिलेटेड है डीमर्जर का सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस? आपको बताना है कौन से सेक्शन से रिलेटेड है डीमर्जर का एक्यूमुलेटेड लॉस और अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हाँ जी, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? भाई देखो, हमें पता है कि सेक्शन 72A4, 72A सेक्शन ही इसके ऊपर लगता है। ठीक है, 72A सेक्शन ही इसके ऊपर लगता है, सेक्शन 72A। ये पूरा का पूरा आपका एक्यूमुलेटेड लॉस और अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन केस ऑफ डीमर्जर के लिए ही है। बट 72A4 जो है वो ज्यादा स्पेसिफिकली इसके ऊपर डिफाइन किया गया है, क्योंकि 71A4 तो हो ही नहीं सकता। ये तो हाउस प्रॉपर्टी लॉस के बारे में, और ये दोनों हो सकते थे, बट इसमें 72A4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, फिर आगे आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम कौन से सेक्शन से होता है भाई? 80D के से होता है, कोई डाउट ही नहीं है। सेकंड पार्ट इज द करेक्ट आंसर, है ना। अंडर सेक्शन 80TTB अ सीनियर सिटीजन कैन क्लेम अ डिडक्शन अप टू, कितने तक की डिडक्शन क्लेम कर सकता है एक सीनियर सिटीजन इंटरेस्ट में? बेटा नॉर्मल वाला तो 10,000 रुपए तक ले सकता है, बट अगर मैं बात करूं सीनियर सिटीजन के लिए तो 50,000 रुपए तक की लिमिट है। 80TTB में है ये। नेक्स्ट, अंडर विच सेक्शन इज द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन? बेटा 80E है, कोई डाउट नहीं है, 80E है। ओके। रेट ऑफ TCS इन केस ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन 1% है, पता है हमें सर, पता है हमें, 1%। Assessee needs to pay advance tax in the previous year itself if his advance tax liability is 10,000 or more. अगर 10,000 से ज्यादा एडवांस टैक्स होता है तो मुझे एडवांस में टैक्स पे करना जरूरी है। मेरा फर्स्ट पार्ट इज द आंसर। व्हाट इज द टाइम लिमिट टू सबमिट अ बिलेटेड रिटर्न? 139(4) में बिलेटेड रिटर्न सबमिट की जा सकती है एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर तक। तो एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, यानी फर्स्ट पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। असेसमेंट ईयर के एंड तक, यानी 31 मार्च तक। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। आर an individual being a foreign national came to India for the first time during the previous year 2021 on 1/1/2021 for 200 days. अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाना फिराने वाला क्वेश्चन है। 200 दिन के लिए वो 1/1/21 को आया है और 20/21 का हमें उसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है। अब आप 200 दिन सोच के 182 डेज वाली कंडीशन पूरी करके आप इंडिया का रेजिडेंट बना दोगे उसको, बट वो आंसर गलत है। 2020-21 में कितने दिन के लिए रहा? 2020-21 में वो सिर्फ 90 दिन के आसपास रहा। मुझे काउंट करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 60 डेज वाली कंडीशन इसके ऊपर एप्लीकेबल होगी नहीं, क्योंकि ये इंडिया में आया ही पहली बार है। तो पिछले 4 सालों में 365 तो ये बना पाएगा नहीं, और इंडिया में 182 डेज वाली कंडीशन वो भी मैच नहीं हो पा रही, क्योंकि 90 डेज ही बना होगा। तो इसी रीजन से इसका आंसर होगा नॉन रेजिडेंट। कोई डाउट? नेक्स्ट, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स URPF अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है तो ये अमाउंट फुली एग्जेम्प्ट रहता है, इस पे कोई टैक्स नहीं लगता। और लास्ट पार्ट, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस डिडक्टेबल अप टू, कितने अमाउंट की डिडक्शन मिलती है बेटा? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलती है सिर्फ 5,000 रुपए की डिडक्शन मिलती है मैक्सिमम। समझ में आ गई बात? सो ये है MCQs, नन्हे मुन्ने से MCQs, आसान है बहुत।
ठीक है, तो कुछ इस टाइप के एमसीक्यूज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कुछ इससे टफ भी हो सकते हैं, एक आधे 2-3 क्वेश्चन चैलेंजिंग भी हो सकते हैं। ठीक है जी, अगले सेक्शन पे बढ़ते हैं, सेक्शन नंबर बी पर, सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में क्या क्वेश्चंस होते हैं? आपको यहां पर एमसीक्यूज तो नहीं है, बट ये एमसीक्यूज जैसा ही है। यहां पर भी आपको 1 मार्कर क्वेश्चन होते हैं। आपको यहां पर बताना होता है कि ऑब्वियसली 1 मार्कर में एक स्टेटमेंट में आंसर आपको देना होता है। ठीक है, तो जैसे कि सेकंड का ए पार्ट, मिस्टर एम इज एन इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। पहली बार इंडिया छोड़ के वो जा रहा है और एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए जा रहा है दोस्तों, 80 डेज के लिए इंडिया में रहने के बाद। तो अगर वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जा रहा है और 80 डेज के लिए रह रहा है, तो भाई साहब इंडिया का ये नॉन रेजिडेंट बन गया। क्यों? क्योंकि 182 डेज की कंडीशन पूरी करना जरूरी है, इसीलिए इसका आंसर नॉन रेजिडेंट होगा। कोई डाउट नहीं सर? समझ में आ गया सर, परफेक्ट। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए होती है, ये बात आपको याद हो जानी चाहिए। फिक्स डिडक्शन 50,000 रुपए। नेक्स्ट, वैसे आपको आंसर यहां पर लिखना है, टाइप योर आंसर हेयर, तो आपको यहां पर अपना आंसर मेंशन करना होगा। ठीक है, मैं यहां से हटा ही देता हूं, यहां पे अपना आंसर मेंशन करता हूं। if an assessee let out the property to his employee where such letting out support smooth flow of his business। भाई अगर अपने एम्प्लॉय को अपने प्रॉपर्टी किराए पर दी और उसको किराए पर देने की वजह से आपका बिजनेस स्मूथ फ्लो में चल रहा है, तो ये इंसिडेंटल टू बिजनेस है दोस्तों, इसीलिए ये इनकम टैक्सेबल होगा अंडर द हेड PGBP, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। इज दैट क्लियर? द रेट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन द न्यू प्लांट एंड मशीनरी इज 20%। कोई डाउट? एडिशनल डेप्रिसिएशन न्यू प्लांट एंड मशीनरी पर कितना होता है? 20% होता है। सेक्शन 35 ऑफ द एक्ट डील्स विद, अरे बड़ा ही आसान है, साइंटिफिक रिसर्च। क्या है? साइंटिफिक रिसर्च। An equity share in a company listed in India shall be termed as short-term capital asset if it is held by assessee for not more than 12 months। तो बच्चों इक्विटी शेयर अगर लिस्टेड इक्विटी शेयर है तो 12 महीने, 12 मंथ्स। अगर अनलिस्टेड शेयर है तो 24 महीने। मिस्टर ए रिसीव अ कैश गिफ्ट ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम हिज फ्रेंड मिस्टर एल as on 10th of October 2020 for ₹1 lakh shall be considered as income of Mr. A। ऑब्वियसली किसकी इनकम मानी जाएगी? ए की ही तो इनकम मानी जाएगी। कितनी रुपए मानी जाएगी? पूरी 1 लाख मानी जाएगी। और कौन से हेड में मानी जाएगी वैसे तो पूछा नहीं है, बट मैं लिख देता हूं अंडर द हेड अदर सोर्सेस, अंडर द हेड अदर सोर्सेस। समझ में आती है बात? Loss from speculative transactions or business can be carried forward and set off against the income from dash। लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन, स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस जो होता है वो स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम के साथ ही सेट ऑफ हो सकता है, स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम के साथ ही सेट ऑफ हो सकता है। कोई डाउट? नो डाउट, परफेक्ट, यस। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। What is the maximum amount of deduction available for investments under section 80C? बहुत ही आसान दिया है क्वेश्चन, 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपए 1 साल का। Under section 139(1), an individual having only salary income and income from other sources need to file his return of income on or before। कौन सी तारीख से पहले? 31 जुलाई। बच्चों असेसमेंट ईयर के 31 जुलाई से पहले ऐसे इंडिविजुअल जिनका बिजनेस नहीं है, जिनकी कोई ऑडिट नहीं है, 31 जुलाई विल बी द लास्ट ड्यू डेट। टाइम लिमिट टू फाइल रिवाइज रिटर्न होता है एंड ऑफ असेसमेंट ईयर, एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर के एंड तक जो होती है वो टाइम लिमिट होती है किसकी? रिवाइज रिटर्न की। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे बिलेटेड रिटर्न की होती है, बिलेटेड रिटर्न के भी एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, रिवाइज रिटर्न के लिए भी एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर नॉन कोटिंग पैन इन प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स अट्रैक्ट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पेनल्टी अंडर सेक्शन 272B। अगर आपने पैन फर्निश नहीं किया डॉक्यूमेंट्स में, बेटा पैन से रिलेटेड कोई भी गलती करते हो तो आपको पेनल्टी लगेगी करीब 10,000 रुपए की फिक्स पेनल्टी। समझ में आ गई बात? ICDS 1 डील्स विद, अरे बहुत ही आसान है, अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग पॉलिसीज है ना। ICDS 1 डील्स विद अकाउंटिंग पॉलिसीज। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A? भाई 30% ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू है कि नहीं? GAV का हम लोग 30% करते हैं, जो कि क्या है? स्टैंडर्ड डिडक्शन है।
विच अंडर विच हेड डिविडेंड फ्रॉम कंपनी इज टैक्सेबल? अंडर द हेड अदर सोर्सेस, कोई डाउट ही नहीं है, डिविडेंड टैक्सेबल होता है। आपसे पता है ना, अब से डिविडेंड टैक्सेबल होता है बजट 2020 में। तो अब जब डिविडेंड टैक्सेबल होता है कौन से हेड में होगा? अदर सोर्सेज में होगा। विच लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ इवन इफ रिटर्न ऑफ लॉस इज नॉट सबमिटेड विद इन द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन द सेक्शन 139(1)। अब कौन सा लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता? मैं आपको बताता हूं, दो लॉस है जो हम लोग पढ़ते हैं, एक हाउस प्रॉपर्टी लॉस और एक अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। ये दो ऐसे हैं जिनको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, चाहे आपने रिटर्न टाइम पर नहीं भरी, लॉस की रिटर्न नहीं भरी, तब भी आप ये दो लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। व्हाट इज द क्वांटम ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U? 80U डिसेबिलिटी वाला, अगर आपकी 80% से ज्यादा की डिसेबिलिटी है बेटा, लिमिट है 1,25,000, है ना। 40% से 40 या उससे ज्यादा है तो कितनी है? 75,000, और अगर 80 या उससे ज्यादा है तो 125, कोई डाउट नहीं है। विच रिटर्न शुड बी फाइल्ड फॉर एन इंडिविजुअल नॉट कैरिंग आउट बिजनेस और प्रोफेशन? तो ऐसे केस में ITR लगती है, ITR 2। बच्चों ITR 1 तो सैलरी और जो अदर सोर्सेज से कमाते हैं उनके लिए ITR 1 हो गई, ठीक है, जिनकी इनकम 50 लाख रुपए तक की है। ITR 2 हो गई ऐसे लोग जो ऐसे इंडिविजुअल जिनकी अदर सोर्स, जिनकी PGBP इनकम नहीं है, कोई भी इनकम है, PGBP इनकम नहीं है, तो वो ITR 2 में आता है। An SSC having total income of 4,90,000 fails to furnish the return of income within the due date. What would be the amount of fee payable by him for such default? 4,90,000 रुपए आपने 4,90,000 रुपए कमाए हैं, यू हैव बीन फेल टू फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम विद इन द ड्यू डेट। तो क्या पेनल्टी आपको लगेगी, क्या लेट फी लगेगी? बेटा लेट फी लगेगी, अगर याद रखें, लेट फी लगेगी 1,000 रुपए की। ये उन लोगों के लिए जिनकी इनकम 5 लाख रुपए तक की है। पहले यही लेट फी 5,000 रुपए होती थी, ये लेट फी कितनी हो गई है? 1,000 रुपए हो गई है, अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक की है तो। पेंशन इज टैक्सेबल अंडर द हेड, कहां पे पेंशन टैक्सेबल होता है बेटा? अंडर द हेड सैलरी में टैक्सेबल होता है। कोई डाउट? ये हो गया दोस्तों सेक्शन बी। तो आप कहोगे सर बड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हो, क्या मजा हो जाए अगर पेपर भी ऐसा ही हो तो एग्जाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे नहीं आएंगे मैं इस बात की कोई गारंटी नहीं देता हूं, बट मुझे ऐसा लगता है लगभग इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे, कुछ आसान, कुछ चैलेंजिंग, कुछ टफ, कुछ सर घुमाने वाले, हर तरह के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है बच्चों। तो सेक्शन ए, सेक्शन बी आपके सामने है, मेरे को कोई मुश्किल नहीं लगी है। अब मैं आपके साथ सेक्शन सी स्टार्ट कर रहा हूं। सेक्शन सी काफी रिटर्न वाला है, 4 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस इन दिस सेक्शन, और आपको टाइपिंग के लिए जगह दी जाती है, आपको वहां पे टाइपिंग भी करनी होती है। हर क्वेश्चन 4 नंबर का है, हर क्वेश्चन 4 नंबर का नहीं है, हाँ हर क्वेश्चन 4 नंबर का है। यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर एनी 10 नंबर का है, 10 नंबर का है एक क्वेश्चन, 10 नंबर का क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो करने हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिफाइन असेस सी से। लो जी, अब मेरे पास तो इतनी वैसे लंबी चौड़ी जगह नहीं है, ठीक है, अगर आपको ऐसी जगह मिलती है तो आपको भी उस हिसाब से फिर डेफिनेशन लिखनी होगी। असेसी मींस अ पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी एटसेट्रा अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1960, ठीक है। और इसके अंदर असेसी के अंदर आगे 3 कैटेगरीज आती हैं। इट इंक्लूड फॉलोइंग 3, क्या होता है याद है? इट इंक्लूड्स, अब मेरे पास ये जगह नहीं है, अगर मैं पूरा लिखना चाहूं तो मैं यहां पर लिखता हूं इट इंक्लूड्स, आगे लिखूंगा असेसी में, इट इंक्लूड्स person against whom income tax proceedings has been initiated, number 2, a person who is
deemed to be SSC, deemed to be SSC. Third, a person who is deemed to be SSC in default, deemed to be SSC in default. यहाँ मैं एग्जांपल्स देता हूं, जैसे कोई भी इनकम जिसकी 2.5 लाख रुपए क्रॉस हो जाती है, जिसकी इनकम, अ पर्सन जिसकी इनकम 2.5 लाख क्रॉस हो जाती है, सो उसके अगेंस्ट इनकम टैक्स के प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो जाते हैं, या उसके अगेंस्ट उसके घर पे छापा पड़ गया तो उसके अगेंस्ट इनकम टैक्स के प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गए, तो वो एसएससी है। अ पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एसएससी, मान लिया जाए कि वो एसएससी है, कब? जैसे ट्रस्टी ऑफ एनी ट्रस्ट, एजेंट, नॉन रेजिडेंट का कोई एजेंट, ठीक है, तो ऐसे केस में ये पर्सन जो होते हैं वो डीम्ड एसएससी माने जाते हैं। अ पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट, इन डिफॉल्ट में कब होता है? जब किसी पर्सन का टीडीएस काटना चाहिए था, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई का टीडीएस काटना चाहिए था और काटा नहीं, या काट लिया जमा नहीं करवाया, ऐसे दोनों ही सिचुएशंस में डीम्ड एसएससी इन डिफॉल्ट माना जाता है। ये बातें मैं ऑलरेडी क्लासेस में करवाता हूं, बट स्टिल कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने क्लासेस नहीं अटेंड करी, तो मैं साथ साथ आपको बता भी रहा हूं। ठीक है जी, ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया सर। फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट तो आसान है। 7 नंबर का एक क्वेश्चन है, मिस्टर एफ, अ फॉरेन सिटीजन, यू नीड टू डिटरमाइन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22, हिज प्रेजेंस इन इंडिया वॉज एज फॉलोज। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसकी प्रेजेंस क्या है इंडिया में, और क्वेश्चन में बस रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए कहा है, बस सिंपल। तो आपको बताना है कि कितना होगा। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो 21-22 है, तो 21-22 से पहले वाले साल आपको देखने होंगे कि उसका कितना स्टे इंडिया में है। ठीक है, 21-22 असेसमेंट ईयर है, तो प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? 20-21। प्रीवियस ईयर क्या कौन सा होगा? 20-21 होगा। अब एक बात और, इस क्वेश्चन में बहुत उथल पथल कर दिया है क्वेश्चंस में, ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया है ईयर्स को। अगर आप ईयर्स को ढूंढने बैठोगे तो थोड़ा सा आपको टाइम लग जाएगा, तो बहुत ही ध्यान से देखना। 20-21 में आपका स्टे कितना है? 86 डेज। ठीक है, 20-21 में तो आपका डेज स्टे 86 डेज का है। फिर 19-20 में भी लिख लेते हैं 200 दिन, ये ऐसे ही आपको वहाँ पे टाइप करना होगा। 18-19 में आपका स्टे कितना है? 91। 17-18 में कितना है? 186। 16-17 में कितना है? 99। 16-17 में कितना है? 99। अच्छा, 15-16 में है 278। 15-16 में है 278। ओके, 15-16 के बाद 14-15 में है 96। 14-15 में है 96। 13-14 में चले जाएं तो है 162। अब तुम्हें पता है क्यों मुझे चाहिए होगा, क्योंकि आरओआर के लिए आपको पता है 10 सालों में से 2 साल आपको रेजिडेंट प्रूव करना होता है और 7 सालों में 730 दिन भी प्रूव करना होता है। समझ रहे हो ना, सारा कुछ समझ रहे हो? तो इसलिए मुझे सारा एंड तक जाना पड़ेगा। 12-13 में कितना ईयर है? 12-13 में 39 डेज का स्टे है, 39 डेज। 11-12 में कितना है? 11-12 में 345 है, 345। तो मैं चेक कर लेता हूं मुझे कितने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक और चाहिए। 10-11 में है 132। 10-11 में है 132। बस मेरे को टोटल 10 साल ही तो चाहिए, मेरे को ज़्यादा डेप्थ में भी जाने की क्या ज़रूरत है ना। अब मुझे पता है कि इसके स्टे 2020-21 में, यानी प्रीवियस ईयर 2021 में 86 डेज है, यानी 60 डेज से ज़्यादा है। अब 60 डेज से ज़्यादा है तो वो इंडिया का रेजिडेंट तब बनेगा जब पिछले 4 सालों में 365 बनेंगे। बोलो हाँ या ना। ये 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, इन 4 सालों में 365 बनना चाहिए। अब चेक कर लेते हैं दोस्तों, 200 प्लस 91 प्लस 186 प्लस 99, 576 डेज। सो बेसिकली ये स्टे जो है इसका 365 डेज से ज़्यादा है, इसलिए वो इंडिया का क्या बनता है? रेजिडेंट माना जाएगा। अब इंडिया का रेजिडेंट तो है, कौन से वाला रेजिडेंट है मुझे ये चेक करना है। आरओआर है या एनओआर है ना। और ये देखने के लिए मुझे क्या देखना होता है? पिछले 7 सालों में 730 दिन। तो बेटा चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, इन 7 सालों में 730 बन रहे हैं या नहीं बन रहे? यहां तक 200 प्लस 91 प्लस 186 प्लस 99 प्लस 278 प्लस 96 प्लस 162,
आराम से बन गए भाई, आराम से बन गए। सो ये एक कंडीशन तो पूरी होगी आरओआर वाली। दूसरी कंडीशन थी 7 साल 10 सालों में कोई भी 2 साल रेजिडेंट। तो 10 सालों में कोई भी 2 साल रेजिडेंट में ये साल का रेजिडेंट बन रहा है वो, और ये भी साल वो रेजिडेंट बन रहा है वो, ये साल भी रेजिडेंट बन रहा है वो, तो मेरे को ज़्यादा देखने की जरूरत ही नहीं, मुझे तो कोई भी 2 साल प्रूव करना था। अब आपको ये प्रूव कर दिया तो आपने क्या चेक करना है, आरओआर है या नहीं। सो मेरा आंसर आ चुका है दोस्तों, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, मुझे सारे बॉक्सेस भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ उतने ही बॉक्सेस भरने हैं जो मुझे रिक्वायर्ड है, मुझे सारे बॉक्सेस भरने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने देखा मेरी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, ठीक है, इसलिए मैं इंडिया का रेजिडेंट माना जाता हूँ, आरओआर माना जाता हूँ। स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कितना है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर है 86, यहाँ लिख देते हैं 86। स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग 4 प्रीवियस ईयर्स, ये आता है 576। और कंडीशन अंडर सेक्शन 6(1) आप लोग लिख लोगे, stay in India for 60 days or more in previous year, है ना, and 365 days or more in 4 previous years immediately preceding the relevant previous year। समझ में आ गया? तो ये मैंने कंडीशन लिख दी, जो कंडीशन उसकी सेटिस्फाई हो रही है, तो वो रेजिडेंट तो बन गया। एडिशनल कंडीशंस क्या थी जो वो पूरी कर पा रहा है? पहली एडिशनल कंडीशन आप लोग लिख लोगे, वही 7 सालों में 730 दिन। और दूसरी कंडीशन क्या लिख लोगे, 2 प्रीवियस ईयर्स में रेजिडेंट आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स। 2 प्रीवियस ईयर्स में रेजिडेंट आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद आप इंडिया के क्या बन जाओगे, आरओआर बन जाओगे। तो आप इंडिया के क्या हो, आरओआर हो। आपका आंसर यहीं पर आएगा, आरओआर यहां पे आएगा, इंडिया का रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ऑर्डिनरली रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है जी। तो मेरा आंसर यहां पे कंप्लीट, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर पूरे कर लिए हैं मैंने, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, मिस्टर डी इज अ नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉई ऑफ XYZ लिमिटेड। नाउ मैं आपको याद कराता हूं क्या होता है। एक होता है स्पेसिफाइड एम्प्लॉई और एक होता है नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय वो होते हैं जो डायरेक्टर एम्प्लॉय होते हैं, या फिर जिसका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होता है कंपनी में, या फिर जिसकी सैलरी 50,000 रुपये से ज़्यादा होती है सालाना 50,000 से ज़्यादा, ठीक है, जो कि ज़्यादातर सारे ही होते हैं। क्वेश्चन में क्लियरली लिख दिया नॉन स्पेसिफाइड, टेंशन ही खत्म। तो बेसिकली इस केस में क्या होगा, आपको पता होना चाहिए जो नॉन स्पेसिफाइड होते हैं उनको 5 तरह के परक्विजिट्स टैक्स फ्री होते हैं। कौन कौन सी? पहला, एजुकेशन फैसिलिटी। दूसरा, डोमेस्टिक सर्वेंट। तीसरा, मोटर कार। चौथा, LTC। और पांचवा, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर वाली फैसिलिटी। ये सारी की सारी फैसिलिटीज क्या होती हैं, टैक्स फ्री होती हैं। अब ये नॉन स्पेसिफाइड है तो बेसिकली स्वीपर का जो खर्चा है वो टैक्स फ्री हो गया, तो निल आएगा टैक्सेबल। मेड सर्वेंट सैलरी जो है 1000 रुपये है वो भी निल आएगा क्योंकि ये एम्प्लॉयर ने दिलवाया है। आगे वॉचमैन सैलरी ये भी 2000 रुपये महीना, ये भी एम्प्लॉयर ने दिलवाया है, निल हो जाएगा। गार्डनर की सैलरी ये भी एम्प्लॉयर ने दिलवाया है, निल हो जाएगा। बट आगे कुछ और बात लिख दी, हिज वाइफ अपॉइंटेड अ कुक फॉर अ सैलरी ऑफ 3000 पर मंथ। इसका मतलब है वाइफ ने 3000 रुपये की सैलरी में कुक रखा है, और क्वेश्चन में क्योंकि लिखा हुआ है इज प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग सर्वेंट्स, इसका मतलब है कि ये जो सर्वेंट्स थे ये तो कंपनी ने खुद प्रोवाइड करे, और ये जो है वो कुक अपॉइंट खुद किया वाइफ ने। इसका मतलब है इसकी सैलरी ये लोग देते होंगे, और क्या मिलता होगा, रीइंबर्समेंट। हम मान के चलेंगे क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों, रीइंबर्समेंट मान के चलेंगे। और अगर रीइंबर्समेंट है तो ये केस बन जाता है बच्चों एम्प्लॉइज ऑब्लिगेशन मेट बाय एम्प्लॉयर का। एम्प्लॉइज ऑब्लिगेशन मेट बाय एम्प्लॉयर का, तो ये पूरे 36,000 रुपये आपको हो जाएंगे टैक्सेबल। ये बन जाएगा एम्प्लॉइज ऑब्लिगेशन मेट बाय एम्प्लॉयर, क्योंकि यहां पर कुक जो है आपने खुद अपॉइंट किया है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? एम्प्लॉइज ऑब्लिगेशन मेट बाय एम्प्लॉयर।
ठीक है। बाकी का तो जो फैसिलिटीज है वो तो कंपनी की तरफ से थी, तो वो तो टैक्स फ्री हो गई क्योंकि वो नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉई है। ये कुक वाली सैलरी ये आपको टैक्सेबल इसलिए हो जाएगी क्योंकि ये डोमेस्टिक सर्वेंट नहीं माना जाएगा, ये माना जाएगा एम्प्लॉइज ऑब्लिगेशन मेड बाय एम्प्लॉयर। ठीक है जी। बी पार्ट में आ जाते हैं। मिस्टर एस हैज द फॉलोइंग सैलरी स्ट्रक्चर, आपको सैलरी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आपको टैक्सेबल सैलरी फाइंड आउट करनी है। सो बहुत ही आसान है, लिख लेते हैं। सबसे पहले बेसिक पे लिखते हैं, बेसिक पे लिख लेते हैं। बेसिक पे 15,000 रुपये महीना है ना, तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना आ जाएगा बेटा? 1,80,000 आ जाएगा, 1,80,000 आ जाएगा, फाइनल अमाउंट में लिखो। ठीक है। फिर इसके बाद डीएनएस अलाउंस आएगा, डीएनएस अलाउंस, ठीक है, 5,000 रुपये का महीने का डीए है, इंटू 12 60,000 रुपये ये आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन में दिया है आपको हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस 1,000 रुपये का, डज नॉट हैव एनी चाइल्ड, तो 1,000 रुपये पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 1,000 रुपये इंटू 12 हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस 1,000 इंटू 12 पूरा टैक्सेबल इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपका कोई भी बच्चा नहीं है, यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है। टिफिन अलाउंस क्वेश्चन में दिया हुआ है, टिफिन अलाउंस, क्वेश्चन पढ़ो, टिफिन अलाउंस दिया हुआ है। क्वेश्चन में जो टिफिन अलाउंस दिया है वो कितना दिया हुआ है बताओ? टिफिन अलाउंस दिया 500 रुपये महीना, और टिफिन अलाउंस किसी भी कैटेगरी में नहीं आता दोस्तों, याद है, स्पेसिफिक नोटिफाइड कैटेगरी में नहीं आता है। नोटिफाइड कैटेगरी में अगर कोई अलाउंस नहीं आता है तो वो फुली टैक्सेबल होता है, ये बात मैं करवाता हूँ। 6,000 रुपये। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंस कैटेगरी में आता तो है, बट ट्रांसपोर्ट अलाउंस में से रिसेंटली एग्जेम्पशन क्या कर दी गई है? खत्म कर दी गई है। अब सिर्फ हैंडीकैप पर्सन को 3200 रुपये महीने की एग्जेम्पशन मिलती है। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस तो ये वाला अमाउंट फुली क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा बेटा। कितना है? 200 रुपये महीना, 200 इंटू 12, 200 इंटू 12 यानी 2400 रुपये। फिर इसके बाद आ जाता है बोनस। बोनस के लिए आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, 20,000 रुपये का बोनस मिला है। ठीक है। फिर आपको आ जाएगा कमीशन भी क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई है, कमीशन भी क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी, चेक करें कमीशन कितना दिया है क्वेश्चन में। कमीशन दिया हुआ है 15,000 रुपये साल का, वो भी आ जाएगा। ओके। नेक्स्ट इज लंच फैसिलिटी, आपको क्वेश्चन में लंच फैसिलिटी दी हुई है। रिफ्रेशमेंट फैसिलिटी, लंच फैसिलिटी एक ही बात है। आपको रिफ्रेशमेंट के लिए फैसिलिटी दी हुई है, आपको रिफ्रेशमेंट के लिए फैसिलिटी दी है 5,000 रुपये की साल की, और आपको पता है 50 रुपये एक दिन का एक मील के लिए अलाउड है। और अगर क्वेश्चन में वर्किंग डेज नहीं दिए होते हैं तो हम एज्यूम करते हैं 300 दिन। क्या एज्यूम करते हैं? 300 दिन। तो 50 इंटू 300 15,000 रुपये ये एग्जेम्प्ट होगा 5,000 में से, तो बेसिकली ये पूरा क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 5,000 माइनस 5,000 पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लंच फैसिलिटी के बाद आ जाती है टेलीफोन फैसिलिटी, और टेलीफोन फैसिलिटी बच्चों टैक्स फ्री फैसिलिटी होती है ना, टैक्स फ्री फैसिलिटी होती है, तो इसलिए इसमें भी करेंगे नील। नेक्स्ट इज कंप्यूटर यूज करने के लिए दे दिया, और कंप्यूटर भी टैक्स फ्री होता है। यूज ऑफ मूवेबल एसेट में कंप्यूटर अगर दे दिया तो इस पे भी कोई टैक्स नहीं लगता, इस पे भी कोई टैक्स नहीं लगता यूज ऑफ कंप्यूटर पर। मेरी बात समझ में आ गई? मोबाइल फ़ोन फैसिलिटी दे दी है, वो मैंने आपको टैक्सेबल कर दी। अच्छा, कंप्यूटर फैसिलिटी एग्जेम्प्ट रहेगी, टैक्स फ्री होती है। इसके अलावा आपको एक रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया गया है, रेंट फ्री अकोमोडेशन, और उसके लिए हमें एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्वेश्चन में लिखा है, रेंट फ्री अकोमोडेशन के क्वेश्चन में लिखा है कि शी हैज बीन प्रोवाइडेड अ रेंट फ्री अकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर इन कोलकाता। रेंट फ्री अकोमोडेशन इन कोलकाता, तो कौन सी सिटी पॉपुलेशन वाली हो गई है? 25 लाख से ज्यादा सिटी पॉपुलेशन हो गई, तो 15% ऑफ सैलरी लेंगे। बच्चों याद करो, 10 से कम हो तो 7.5, 10 से 25 हो तो 10%, 25 से ज्यादा हो तो 15% ऑफ सैलरी लेंगे। अच्छा, सैलरी हमने किस पीरियड के लिए निकालना है? ड्यूरिंग विच अकोमोडेशन इज ऑक्यूपाइड। तो अकोमोडेशन ऑक्यूपाई किया 1/6/2020 को, तो जून से लेके दिसंबर तक, जून से लेके मार्च तक के लिए हमें निकालना है, यानी 10 महीने के लिए सैलरी कैलकुलेट करनी होगी। और उसके लिए भी इन्होंने जगह यहां पर दी हुई है, तो आपको अब उसके लिए क्या निकालनी है? सैलरी निकालनी है। तो अब मैं वो उसकी सैलरी कैलकुलेट करूंगा। तो यहां पर आ जाएगा बेसिक जो मुझे लूंगा 1,000 रुपये, सॉरी बेसिक महीना का आ जाएगा कितना है? 15,000, 15,000 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 1.5 लाख रुपए। इसके अलावा आ जाएगा हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस। अच्छा, डीए नहीं आएगा, पता है क्यों? क्योंकि डीए इस सैलरी के अंदर कौन सा आता है? डीए फॉर्मिंग पार्ट आता है सिर्फ।
मैं याद कराता हूं, रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए जो सैलरी होती है उसकी डेफिनेशन होती है बेसिक पे, डीए फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन ऑल टाइप्स, बोनस ओनली करंट ईयर, ऑल टैक्सेबल पोर्शन ऑफ अलाउंसेस। तो हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस आएगा, उसका टैक्सेबल पार्ट क्या आएगा, 1000 इंटू 10, 10,000। फिर आएगा टिफिन अलाउंस भी आएगा, टिफिन अलाउंस भी आएगा, ये कितना आएगा, 200 इंटू 10, 2000। फिर बोनस भी आएगा, बोनस करंट ईयर का लेना होता है, बोनस साल का है, इसको 10 महीने में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बोनस करंट ईयर का लेना होता है, ये प्रॉब्लम है, ये मेन बात है। तो हमें करंट ईयर का लेना होता है, तो बोनस यहाँ पे पूरा 20,000 रुपये हम लेंगे। कमीशन की बात करें तो कमीशन जो है वो 15,000 रुपये साल की है कमीशन। अब ये साल की जो कमीशन है हमें इसको 10 महीने में डिवाइड कर देना चाहिए। कैसे आप निकालोगे, 15,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आ रही है कितनी, 12,500। बाकी फैसिलिटीज आएंगी नहीं, तो ये हमारी आ जाएगी सैलरी जो कि बनेगी 1,99,500। ये आ गई सैलरी। अब हमें पता है 15% ऑफ सैलरी करेंगे जो कि बनेगा कितना, 29,925। रेंट फ्री अकोमोडेशन आ गया 29,925। ये आ गई मेरी टोटल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। और अब मैं सैलरी को कैलकुलेट कर लूंगा जो कि मेरा टोटल आ रहा है 325, यहाँ पे लिखूंगा 325 और बस दैट्स इट। तो 325 ये मेरा आंसर आ रहा है, 3,25,325 ग्रॉस सैलरी। कोई डाउट नहीं है, आई होप कोई डाउट ना हो। कोई है तो पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल आपको पता होगा, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिख ही जाएगा, तो आप वहां पर भी कमेंट करके आंसर पूछ सकते हो, कुछ भी पूछना चाहो पूछ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट। और एक अगर आपको ये सॉल्यूशन, ये वाली जो पीडीएफ है, ये वाली पीडीएफ आपको एज इट इज चाहिए विद सॉल्यूशन, तो आप लोग मुझे टेलीग्राम चैनल पे मिलो। टेलीग्राम चैनल मेरा सीएमए स्टूडेंट्स का एक सेपरेट चैनल है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया है, उसको ज्वाइन करो, आपको मिलेगा ये पीडीएफ। समझ में आ गई बात। चलो 5 का ए पार्ट पे आ जाते हैं। Mr. D had purchased a golden ring as on 17 of August 2019 for 20,000. 1st of May 2020 he sewn a diamond on it costing rupees 25,000. तो गोल्डन रिंग थी, उसके ऊपर डायमंड लगवा दिया, 25,000 रुपए का डायमंड लगवा दिया। 1, 8 और 20 को ही सोल्ड सच रिंग, उसने सारी रिंग बेच दी और उसके लिए ब्रोकरेज दिया 5,000 रुपए का। सेल कंसिडरेशन क्या आएगा, कैपिटल गेन हमें निकालना है बच्चों, बहुत ही आसान है वैसे। सेल कंसिडरेशन आ जाएगा कितना अमाउंट, 80,000 रुपये। माइनस करेंगे हम इसमें से क्या, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर। अब एक बात समझना, क्या ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, क्योंकि ये ज्वेलरी है तो ज्वेलरी के लिए क्राइटेरिया क्या रहेगा, वही 36 महीने। 36 महीने यानी 3 साल। 3 साल के अंदर बेचा है क्या इसको, हाँ 3 साल के अंदर बेचा, तो ये शॉर्ट टर्म होगा। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर आ जाएगा बेटा 5,000 रुपये। माइनस कर देंगे इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है, 20,000 रुपये। फिर इसके अलावा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी तो है, बोलो हाँ या ना, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी तो है, तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आ जाएगा 25,000 रुपये। बस शॉर्ट टर्म है, आसान है, 80,000 माइनस 5,000 माइनस 20,000 माइनस 25,000, तो आपका आंसर आ गया 30,000 रुपये का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इज दैट क्लियर। ये आ गया हमारा आंसर 5th का ए पार्ट। हाँ जी, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, ठीक है। 5 का बी पार्ट ये एग्रीकल्चर इनकम चैप्टर से है दोस्तों। फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 नेट एग्रीकल्चर इनकम ऑफ मिस्टर ए इज 8,10,000 एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम इज 4,78,300. He pays 20,000 as life insurance premium on the life of his major son. Determine his tax liability for the assessment year 21-22. तो हमें इनकी टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है मिस्टर ए की, ठीक है। और आपको नेट इनकम यहाँ पर पहले निकालनी होगी, आपकी नेट इनकम क्या बन रही है, और आपको उसके ऊपर उसकी टैक्स लाइबिलिटी निकालनी होगी। तो आप क्या करो, सबसे पहले तो आप लिख लो यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। ग्रॉस टोटल इनकम आपकी कितनी है, जो एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर इनकम है ना, उन दोनों को हम सम अप कर देते हैं। तो एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर की इनकम का सम अप क्या आता है, चेक करें। एग्रीकल्चर है
8,10,000 और नॉन एग्रीकल्चर है 478,300। ठीक है, ओके सर। 12,88,300 हमारी ग्रॉस टोटल इनकम है और इसमें से हमें डिडक्शन मिल जाती है एटीसी की। डिडक्शन अंडर सेक्शन एटीसी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 20,000 रुपये माइनस हो जाएगा। बच्चों क्लियरली लिखा है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है 20,000 का और ऑन द लाइफ ऑफ हिज मेजर सन। अच्छा, मेजर सन क्या फ़र्क पड़ता है, मेजर है, माइनर है, मैरिड है, अनमैरिड है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में सब अलाउड है। तो 12,68,300 हमारा नेट इनकम बनेगा। इसके ऊपर हमें टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। अब हम लोग जानते हैं कि इसका क्या तरीका होता है, इसको बोलते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड। क्या करते हैं, पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड। और अगर आपको याद हो पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड के अंदर हम क्या करते थे, सबसे पहले हम लोग स्टेप वाइज टैक्स कैलकुलेट करते हैं। स्टेप 1 एग्रीकल्चर इनकम में नॉन एग्रीकल्चर इनकम ऐड करके डिडक्शन माइनस करके टैक्स निकाल लो। स्टेप 2 एग्रीकल्चर इनकम के अंदर स्लैब एग्जेम्पशन लिमिट ऐड करके टैक्स निकाल लो। और फिर स्टेप 3 स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। तो बेसिकली हमें टैक्स लायबिलिटी कुछ इस तरीके से निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप 1 यहां पे लिख देते हैं टैक्स लायबिलिटी ऑन नेट इनकम। नेट इनकम, ठीक है, ये हम लोगों ने कंप्यूटेशन करी है। नेट इनकम पे टैक्स लायबिलिटी क्या आ रही है आपको फाइंड आउट करना है। तो आप लोग जानते हैं वही पहले 2.5 लाख रुपए तक, पहले 2.5 लाख रुपए तक जीरो होगा, अगले 2.5 लाख पे 5%। तो पहले 2.5 लाख पर जीरो, अगले 2.5 लाख पे 5%, उसके अगले 5 लाख पे 20% और अबव 10 लाख यानी 268,300 पर 30%। तो 1 लाख प्लस 12,500, तो 1,92,990 टैक्स आ रहा है बेटा, 1,92,990। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही निकालना है। पहले 2.5 लाख रुपए पर जीरो, अगले 2.5 लाख रुपए पर 5% विच इज 12,500, फिर अगले 5 लाख रुपए पर 20% विच इज 1 लाख और बैलेंस 268,300 पर 30% विच इज 268,300 पर 30% विच इज 80,490। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि इंस्टीट्यूट ने इसको जगह सही तरीके से अकोमोडेट नहीं करी है। किस तरीके से निकालना चाह रहे हैं ये मुझे नहीं पता, ठीक है, कैसे सॉल्व करना चाह रहे हैं। बट अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो 12,500 प्लस 1 लाख प्लस 80,490, तो 1,92,990 आपका टैक्स आ रहा है, 192,990। प्लीज़ इंस्टीट्यूट एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको नहीं पता कि किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करें तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा स्लैब्स और दो, एक्स्ट्रा स्लैब्स दो, या फिर आप इसको बिल्कुल खाली छोड़ दो। इसमें क्या लिखना है, फिलअप करना है, वो हम कर लेंगे। ठीक है, स्टेप 1 के बाद क्या आता है, स्टेप 2 आता है। स्टेप 2 के अंदर हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 2 के अंदर हम क्या करते हैं, टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं ऑन एग्रीकल्चर इनकम प्लस स्लैब एग्जेम्पशन लिमिट। टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं ऑन एग्रीकल्चर इनकम प्लस स्लैब लिमिट। और एग्रीकल्चर इनकम है आपकी कितनी, एग्रीकल्चर इनकम आपकी कितनी, 8,10,000 8,10,000 प्लस स्लैब लिमिट कितनी है, 2.5 लाख। 8,10 और 2.5, 8,10 प्लस 2.5 ये हो जाता है 10,60,000। अब 10,60,000 पर टैक्स निकालना है। पहले 2.5 लाख पर जीरो, अगले 2.5 लाख पे 5%, फिर 5 लाख पे 20%, 1 लाख और 60,000 पे 30%, 1 लाख प्लस 12,500, तो ये आ रहा है टोटल 130,500। अब हमें क्या करना होता है, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालते हैं, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। मैं फिर से बता रहा हूं, यहां पर मुझे कैलकुलेशन करने की जगह सही तरीके से नहीं मिल रही है, तो मैं जैसे तैसे कर रहा हूं। वैसे आप लोग जानते हैं इसको कैसे करना है। 192,990 माइनस 130,500 और यहां पर आएगा 62,490। 62,490 के अंदर हमें अभी क्या ऐड करना है, सेस ऐड करना है 4% का।
62490 पे 4% सेस निकाल लेते हैं तो आता है 2500। 2500 62490 पे 2500 ऐड कर दो तो आ रहा है 64990। टैक्स लाइबिलिटी आ रही है 64990। मेरी बात समझ में आ गई? मैं यहां लिख देता हूं 64990 मेरी टैक्स लाइबिलिटी। बताओ कोई डाउट है तो? ठीक है जी। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। एग्रीकल्चर इनकम, नॉन एग्रीकल्चर इनकम, मैं बस यही चाहता हूं, एक रिक्वेस्ट है इंस्टीट्यूट के साथ कि आप प्लीज़ थोड़े से स्लैब्स और दो, एक्स्ट्रा स्पेस दो। हर बच्चा अपने कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व करेगा और उसका तरीका, आंसर सेम होगा बट तरीका अलग हो सकता है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप अपने तरीके से इसको मत स्लैब्स दो। यहाँ पर गैप थोड़ा सा और होना चाहिए था, स्पेस होनी चाहिए थी ताकि वो आराम से टाइप कर सके। अगर टाइपिंग ही करवानी है तो प्रॉपर तरीके से जगह तो देनी चाहिए ना। आगे आ जाओ। व्हाट डू यू मीन बाय प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड? सर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मीन्स period starting from date of borrowing of loan till 31st March immediately preceding the date of completion of construction, है ना? डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। आप लोग जानते हो कंस्ट्रक्शन जब कंप्लीट हुई है उससे पहले के 31 मार्च तक प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहलाता है। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इज डेट ऑफ बोरिंग ऑफ लोन से लेके 31 मार्च इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, है ना? और अगर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वहां पर चेंज हो जाता है जहां पे रीपेमेंट पहले हो जाए तो डेट ऑफ बोरिंग ऑफ लोन से लेके डेट ऑफ रीपेमेंट होता है अगर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। अब यहां पे मेरे पास स्पेस नहीं थी, मैं बता देता हूं आपको, डेट ऑफ बोरिंग ऑफ लोन से लेकर डेट ऑफ रीपेमेंट तक जाएगा अगर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मतलब कंस्ट्रक्शन से पहले लोन की क्या हो जाती है, रीपेमेंट हो जाती है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ए पार्ट, एक्स अ रेजिडेंट इंडिविजुअल सबमिट्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। आपको अब ये दी हुई है, बिजनेस इनकम्स दी हुई है। बिजनेस ए दिया है, बिजनेस बी दिया है, बिजनेस सी, बिजनेस डी, 4 बिजनेस दिए हैं, फिर अदर इनकम्स दी हुई हैं और आपको सॉल्व करना है इसको। ठीक है, आपको टोटल इनकम निकालनी है और बताना है कितना कौन कौन सा फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड होगा। तो सिंपल है, आपको जैसे जैसे फिलअप करना है वो फिलअप करो। हाउस प्रॉपर्टी इनकम आपको दी हुई है 1,17,000, तो मैं यहाँ पे 1,17,000 हाउस प्रॉपर्टी की इनकम इस साइड पे लिख लेता हूँ। मैं सीधा आखिरी कॉलम में ही लिख लेता हूँ। ठीक है, वैसे आपको पहले सारी चीज़ें यहाँ पर चेक करनी चाहिए क्योंकि आपको चेक करना चाहिए कि कहीं कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत तो नहीं है, कोई लॉस सेट ऑफ तो नहीं करना, इसलिए पहले आपको यहाँ लिखना चाहिए फिर आपको वहाँ लिखना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करो, यहाँ पर लिख लिया हाउस प्रॉपर्टी इनकम। इसके अलावा आपको क्या है, बिजनेस दिया हुआ है। बिजनेस ए में आपको दिया हुआ है लॉस 1,20,000 रुपये का, 1,20,000 का लॉस दिया हुआ है, तो मैं 1,20,000 रुपये का लॉस यहाँ पर नेगेटिव में लिख लेता हूँ। बिजनेस बी में अगर मैं देखूं तो बिजनेस बी में मेरे को दिया हुआ है प्रॉफिट 1,35,000 रुपये का, तो मैं प्रॉफिट लिख लेता हूं 1,35,000 का प्रॉफिट। फिर बिजनेस सी की अगर हम बात करें तो बिजनेस सी में मेरे को इंफॉर्मेशन दी हुई है कि प्रॉफिट ऑफ द पीरियड इज निल। ठीक है, निल प्रॉफिट है, तो मेरे को कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी बिजनेस सी में, तो हो गया 0। एनी अदर बिजनेस इनकम की बात करें तो उसमें बिजनेस डी की इंफॉर्मेशन दी तो है बट वो भी पुराने सालों की बात कर रहा है क्योंकि बिजनेस डिसकंटिन्यू हो चुका है इस साल से, तो इसलिए इसमें भी इस साल की तो कोई इनकम नहीं है, पिछले सालों का है। तो बिजनेस का लॉस बिजनेस इनकम के साथ सेट ऑफ हो जाएगा। सेट ऑफ होने के बाद ये आ जाएगा 15,000। कितना आ गया, 15,000। मैं अभी इसको एज इट इज रहने देता हूँ। करंट बिजनेस प्रॉफिट अगर मैं बात करूँ, करंट बिजनेस प्रॉफिट जो मैं सेट ऑफ कर रहा हूँ, इंट्रा हेड सेट ऑफ, अच्छा इन्होंने यहीं पर ही दे दिया है, तो ये ऑलरेडी दे दिया है। करंट बिजनेस प्रॉफिट है 1,35, यहीं पर सेटलमेंट करनी पड़ेगी जैसे इन्होंने दिया हुआ है 1,20, तो पीजीबीपी इनकम आ गई 15,000। ठीक है, मतलब मैं वैसे यहाँ पे सॉल्व कर रहा था इसको बट ये यहाँ पे स्पेस बनाई हुई है ऑलरेडी, तो इसी तरीके से कर देते हैं। कैपिटल गेन की अगर हम बात करें तो कैपिटल गेन में इन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है। कैपिटल गेन के अंदर क्या दिया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दिया है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अगर दिया हुआ है
और कैपिटल गेन तो कुछ दिया नहीं हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ही दिया है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉस कितना दिया हुआ है, एक मिनट चेक करें, 1,46,400, 1,46,400 ये लॉस दिया हुआ है। अब आपको पता है इंटर हेड सेट ऑफ बॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, जो बिजनेस का लॉस है वो आप क्या कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो। तो आप इस 15,000 के साथ इसको क्या कर दो, सेट ऑफ कर दो, ठीक है। बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ विद एनी हेड ऑफ इनकम एक्सेप्ट सैलरी ना, तो इसके साथ सेट ऑफ कर देते हैं। 146,400 माइनस 15,000, तो ये बचेगा 1,31,400 का कैपिटल गेन का लॉस, ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की अगर हम बात करें, अच्छा इसको भी मेरे को इस साइड पे लिखना है 131,400। अच्छा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की बात करें तो मुझे इनकम दी हुई है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में मुझे इंटरेस्ट इनकम दिया है 1,48,000 का, और इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स भी दिया है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स भी दिया है। सो 148 इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 1,48,000, और क्या दिया है चेक करें, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स के अलावा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स के अलावा इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स दिया है 160 का, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स दिया है 160 का, और आपको डिविडेंड इनकम भी दी हुई है। डिविडेंड इनकम स्पेस देते नहीं है, बड़ी गड़बड़ वाली बात है यार ये तो। डिविडेंड इनकम आपको दी है 180 की, 1,80,000 की, और डिविडेंड इनकम टैक्सेबल होती है, ये बात हमें पता है, ठीक है। तो ये हमारा इनकम आ गई 180, 148 और 160। तो बेसिकली टोटल अदर सोर्सेज की इनकम आ रही है 4,88,000। अब मेरे पास ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है बेटा, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस तो क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड ही होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही सेट ऑफ हो सकता है। पीजीबीपी में इनकम हो जाएगी निल, बिकॉज मैंने ये ऑलरेडी सेट ऑफ कर दी है। किसके साथ कर दिया, कैपिटल गेन के साथ मैंने ऑलरेडी कर दिया सेट ऑफ। अब हमारे पास कोई लॉस बचे हैं तो सिर्फ पुराने बिजनेस लॉस बचे हैं, और पुराने बिजनेस लॉस सिर्फ बिजनेस इनकम के साथ ही सेट ऑफ हो सकते हैं। तो इसीलिए बिजनेस ए का जो लॉस है पुराना, और बिजनेस बी का जो लॉस है पुराना, बिजनेस बी का तो नहीं है, बिजनेस सी का है पुराना, और बिजनेस डी का भी पुराना, इन तीनों को हमें क्या करना है, कैरी फॉरवर्ड करना है। तो मैं क्या करूंगा, कैरी फॉरवर्ड की डिटेल्स में डालूंगा 1,45,000, चेक करते हैं कैरी फॉरवर्ड की डिटेल्स के लिए जगह होगी, हाँ 1,45,000, बॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस अमाउंट 1,48,000। इसके अलावा बिजनेस बी में क्या लॉस है, बिजनेस बी में लॉस है हमारा, कोई बिजनेस बी में कोई लॉस नहीं है। बिजनेस सी में लॉस है 1,16,000, बिजनेस सी में लॉस है 1,16,000, और इसमें है 1,04,000, यही है ना, बस। तो ये हमारा काम खत्म, यहाँ पर हम लोगों ने तीनों लॉस लिख दिए। इंट्रा हेड सेट ऑफ नहीं हो रहा, कुछ है ही नहीं, क्योंकि इंट्रा हेड कोई बिजनेस इनकम हमारे पास जो थी वो हमने सेट ऑफ कर दी। इंटर हेड सेट ऑफ भी नहीं हो सकता, क्योंकि बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ विद ओनली बिजनेस इनकम। तो ये 148 जब कैरी फॉरवर्ड होता है तो वो सिर्फ उसी के साथ सेट ऑफ हो सकता है। तो 1,04,000, तो दैट्स इट। तो बेसिकली कैरी फॉरवर्ड करने के लिए टोटल कैरी फॉरवर्ड होंगे ये 3, इसके अलावा कोई और कैरी फॉरवर्ड होगा, जी हाँ, जगह नहीं बनाई फिर से इंस्टीट्यूट ने। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑलरेडी दिया हुआ है 1,31,400, तो उसको भी मैं क्या करूंगा, कैरी फॉरवर्ड 1,31,400। अच्छा, ये सिर्फ बिजनेस लॉस के लिए जगह बनाई हुई है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस भी कैरी फॉरवर्ड होगा, ये नहीं लिखा हुआ। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑफ ₹1,31,400 विल बी कैरी फॉरवर्ड। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? थोड़ी सी स्पेस की कमी लिख रही है मुझे, कहाँ कहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ जगहें दी नहीं हुई, मिसिंग है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इंस्टीट्यूट को कि अच्छा खासा जगह दें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। नेट इनकम, आपका जो नेट इनकम आएगी वो कितनी आएगी बता दो, ग्रॉस टोटल इनकम कितनी आएगी, ये आ गई 1,17,000, और ये आ गया 488, 117 प्लस 488, ये आ गया 6,05,000, 6,05,000।
अच्छा, ये पीजीबीपी में 15 और है, सॉरी, तो ये 15 प्रॉफिट है, तो ये भी आएगा 15, ये 117 हाउस प्रॉपर्टी इनकम और 488, 15 117 प्लस 488, 6,20,000 आएगा मेरी ग्रॉस टोटल इनकम, 620, ठीक है, 620 मेरी ग्रॉस टोटल इनकम आएगी। दैट्स इट दोस्तों, मेरे हिसाब से ये ख़त्म कर दिया है हमने, ये वाले चीज़ें हम लोगों ने कवर अप कर ली हैं, तो मेरे हिसाब से सारी चीज़ें हो गई हैं कवर। दैट्स इट, ठीक है। तो ये हमारा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड से रिलेटेड हो गया क्वेश्चन, ठीक है। इसको हम लोग ने यहाँ पर भी पूरा करना है, तो नेट इनकम लिखना होता है यहाँ पर, तो नेट इनकम आप लिख लोगे 620 आएगा, कोई डिडक्शन तो दी नहीं हुई, तो 620 आएगा। कैरी फॉरवर्ड ऑफ बिजनेस लॉस की बात कर रहा है, तो कैरी फॉरवर्ड ऑफ बिजनेस लॉस आप लिख सकते हो यहाँ पर, कैरी फॉरवर्ड ऑफ बिजनेस लॉस आएगा 148 प्लस 116 प्लस 1,04,000, तो 368 का कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, ठीक है जी। स्पेस को फिलअप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। What are the conditions to be satisfied to get deductions under section 80D? 80D में कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है? देखो 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 ही पॉइंट काफी है। पहला, 80D यानी मेडिकल इंश्योरेंस की डिडक्शन क्लेम करना चाहता है, दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर इंडिविजुअल HUF, दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर इंडिविजुअल HUF, इंडिविजुअल एंड HUF, ठीक है जी। तो एक तो ये बात लिख दी यहां पर। नंबर 2, व्हाट आर द कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड, और क्या कंडीशंस हैं जो आपको यहां पे क्लेम सेटिस्फाई करनी होंगी टू गेट डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80D। आपको 80D की और कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी होंगी? तो 80D की एक तो इंडिविजुअल HUF वाली कंडीशन हो गई, दूसरी आप क्या लिख सकते हो, आप ये लिख सकते हो कि द प्रीमियम अमाउंट इज टू बी पेड बाय अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट या फिर ECS। बेटा ये बात आपने देखी होगी, मेडिकल इंश्योरेंस में क्लियरली लिखी हुई है, अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट या ECS के थ्रू ही पैसा दोगे तो ही हम आपको क्या देंगे, डिडक्शन पे करेंगे, या एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड, एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड, दैट्स इट, एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड। इज दैट क्लियर? तो यहां पे 2 कंडीशन देनी थी, 2 कंडीशन मैंने दे दी, इससे ज्यादा भरने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्वेश्चन में मांगा ही नहीं। 2 नंबर का क्वेश्चन है भाई, कितनी कंडीशंस दोगे, ठीक है, तो काफी है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिस्टर आर एंड मिसेस आर होल्ड्स 20 एंड 30% इक्विटी शेयर इन द ए लिमिटेड। 20 एंड 30 भाई 20% से ज्यादा हो गया, 50%, दोनों ही सब्सटैंशियल इंटरेस्ट ओनर है, और दोनों के दोनों सैलरी कमा रहे हैं 240 और 360 उस कंपनी से, ठीक है, विदाउट कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है, और अदर इनकम उनकी दी हुई है 70,000 और 1 लाख। पहले तो वो भर लेते हैं 70,000 और 1 लाख। अब आप लोगों को पता है कि इनकी इनकम 60, 240 और 360 है, तो क्या करना है, ये 360 जिसकी इनकम ऑलरेडी हायर होती है उसी की इनकम में क्लब करेंगे। तो 360 मिसेस आर की इनकम क्योंकि ज्यादा है, तो 360 के साथ 240 भी इसी की इनकम में क्लब होगा जो मिस्टर आर की इनकम थी। तो मिस्टर आर की इनकम 70,000 ही रह जाएगी, और ये हो जाएगी 7 लाख रुपए ना, 6 और 1 7 लाख रुपए। कोई डाउट? तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है 4 नंबर का। नेक्स्ट पे आ जाते हैं दोस्तों। एक्स लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इन राजस्थान सिंस 1995, प्रीवियस ईयर 2021 में। ये आपको कुछ डिटेल्स दे रखी हैं, आपको इनका क्या निकालना है, डेप्रीसिएशन और एडिशनल डेप्रीसिएशन निकालना है। प्लांट A, B and C were acquired during the year May 20 and put to use during September 20, except for plant B which was put to use in last week of March 21। तो जो प्लांट B है वो लास्ट वीक ऑफ मार्च में पुट टू यूज किया गया है, और प्लांट A और C जो है वो पहले ही, मतलब
प्लांट ए और सी जो होंगे वो 180 डेज से ज़्यादा वाले होंगे तो उस पर फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगेगा और एडिशनल डेप्रिसिएशन भी फुल मिलेगा, और प्लांट बी जो है उस पर हाफ रेट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन, हाफ रेट ऑफ नॉर्मल डेप्रिसिएशन। समझ में आई बात? सो हम लोगों ने करना है, क्वेश्चन आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम क्वेश्चन एज इट इज़, ये मैं अपने बुक के अंदर डाला हुआ है सेम क्वेश्चन, और ऐसा ही मैं क्वेश्चन करवाता हूँ एग्जैक्टली, एक ही फिगर चेंज है ये वाली, इसके अलावा कोई फिगर चेंज नहीं है, सेम एज इट इज क्वेश्चन है। चलो, तो जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनको जरूर पता होगा, WDV ऑफ द ब्लॉक एज ऑन 31 मार्च 2021, आपको यहाँ पे WDV निकालना है एज ऑन 31 मार्च 2021। तो 21 निकालने के लिए आपको पहले डेप्रिशिएटेड वैल्यू चाहिए, 1 अप्रैल 2020 में आपकी क्या वैल्यू होगी, वो निकालने के लिए सबसे पहले आप चेक करो, आपके पास 18 लाख रुपए की वैल्यू दी है, ये 1 अप्रैल 2020 की वैल्यू है, 18 लाख है ना। अच्छा, एक्चुअल कॉस्ट प्लांट ए बी और सी की कितने रुपए की, 57। ओके, यहां पे आ जाएगा टोटल कितना हो जाएगा, ये 75। सेल प्रोसीड ऑफ ओल्ड प्लांट, 8,000 रुपए का पुराना प्लांट बेचा है, तो ये बचेगा 7480, 7480 सॉरी 7480 भी क्यों, 7492 सॉरी 7492, 74,92,000 आएगा, उस पे नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगाएंगे 74,92,000 पे नॉर्मल डेप्रिसिएशन इज 15%, तो ये आएगा बच्चों 11,23,800। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है क्या हमें एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, तो मिलेगा, प्लांट ए पे बिल्कुल मिलेगा। तो प्लांट ए पे वेदर एडिशनल डेप्रिसिएशन इज एप्लीकेबल, यस। रेट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन 20, एक्चुअल कॉस्ट कितनी है 57 लैक्स, और इस पर 20% अगर निकाल लें तो कितना आता है 11,40,000। कोई डाउट? सही ब्लैंक्स बनाए हैं, बहुत ही बढ़िया बनाया हुआ है, ठीक है, ये तो आराम से हो जाएगा। डेप्रिशिएटेड वैल्यू ब्लॉक 2 में देखते हैं, ब्लॉक 2 की डेप्रिशिएटेड वैल्यू कितनी दी हुई है, ब्लॉक 2 की दी हुई है 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 25 लाख रुपए, और इसके अलावा एक्चुअल कॉस्ट जो आपने नई मशीन खरीदी है वो कितने की दी हुई है, 4 लाख रुपए का, ठीक है, 4 लाख रुपए का, और ये टोटल हो गया 29 लैक्स। फिर सेल प्रोसीड आपने करीब 2870 की पुराने प्लांट बेच दिए, पुराने प्लांट 2870 के बेच दिए, तो 28,70,000 रुपए का बेच दिया, तो कितना बचा, WDV 30,000 बचा। अब 30,000 रुपए के ऊपर आपको पहले ये पता लगाना है इस पर नॉर्मल लगेगा या नॉर्मल का भी हाफ रेट लगेगा। नॉर्मल की बात कर रहे हैं पहले, 30,000 जो बचा है उसके ऊपर नॉर्मल लगेगा, बट नॉर्मल रेट 30% है। हमें क्वेश्चन में ये लिख दिया गया कि पुराने प्लांट में से कोई प्लांट बिका है, नए प्लांट में नहीं, इसका मतलब है ये तो पक्का बचा होगा, और ये हाफ रेट वाला है दोस्तों, हाफ रेट वाला। कैसे हाफ रेट वाला है, क्वेश्चन में ये बात लिखी हुई है कि ये प्लांट बी हैज बीन पुट टू यूज इन लास्ट वीक ऑफ मार्च, यानी पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है, इसीलिए ये हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिलेगा इसके अंदर। कोई डाउट? हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इसमें मिलेगा, तो 30,000 रुपए का हाफ रेट ऑफ नॉर्मल डेप्रिसिएशन हो जाएगा 4500 रुपए। कोई डाउट? 30,000 का 15%, ठीक है, क्योंकि 30% नॉर्मल रेट है, तो क्या एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। रेट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन यहां पर मिलेगा 10, बताओ मिलेगा 10, क्यों? क्योंकि हाफ रेट है, क्योंकि ये जो नई मशीन खरीदी है प्लांट बी, ये पुट टू यूज लेस देन 180 डेज के लिए किया है। तो बाकी का हाफ कब मिलेगा, बाकी का कोई हाफ इसमें जो बाकी का जो हाफ मिलेगा वो अगले साल मिल जाएगा, नेक्स्ट ईयर, बाकी का हाफ नेक्स्ट ईयर। हमें पता है 4 लाख रुपए का हमारा एक्चुअल कॉस्ट है, उसका 10% 40,000 रुपीज, ये हमारा आ गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं दोस्तों, ब्लॉक 3 में आ जाते हैं, और ब्लॉक 3 में हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है 5 लाख रुपए की WDV, जो ओपनिंग वैल्यू है 5 लाख रुपए, और फिर इसके अंदर क्या किया आपने, एक नई मशीन खरीदी है जो प्लांट सी, वो 17 लाख की खरीदी है, टोटल हो गया ये 22, और आपने जो बेचा है वो पुराना कोई प्लांट बेचा 42 लाख का, 42 का। अब यहां पे तो ये वैल्यू बन गई निल, अब ये निल है तो डेप्रिसिएशन भी क्या आएगा, नॉर्मल डेप्रिसिएशन निल, बट एडिशनल डेप्रिसिएशन तो प्लांट की एडिशनल जो नई परचेज किया उसकी कॉस्ट पे लगता है, तो यस एडिशनल डेप्रिसिएशन तो मिलेगा। कितना मिलेगा, पूरा 20 मिलेगा। किस पर मिलेगा, 17 लाख पे मिलेगा। कोई डाउट? 17 लाख पे 20% आता है 3,40,000। कोई डाउट? ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ये भी कंप्लीट। अब आपको यहां भी फिलअप करना है। WDV आपको 31 मार्च 21 में क्या WDV है वो बताओ। 31 मार्च 21 की आपकी WDV हमने निकाल दी है, वो है 74,92, 74,92,000, 74,92,000। यहां पे आएगी, सेकंड वाले में आएगी 30,000, 30,000, और यहां पे आएगी निल।
नॉर्मल डेप्रिसिएशन अगर हम लोग निकालें, जो हम लोग निकाल चुके हैं, नॉर्मल डेप्रिसिएशन हम लोग निकाल चुके हैं 11,23,800, 11,23,800, 11,23,800, और ये निकाली हमने दूसरी वाली 11,40, 11,40, और अब दिन दोनों को इसमें से माइनस कर दो तो अगले साल की असेसमेंट ईयर की वैल्यू आ जाएगी 74,92,000 माइनस 11,23,800 माइनस 11,40, ये आ रहा है 52,28,200। अब 30,000 का जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन इस पे लगाएंगे तो कितना आ रहा है? नॉर्मल डेप्रिसिएशन हमने निकाला होगा 4,500, 4,500, और एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है? एडिशनल डेप्रिसिएशन आ रहा है इस पे 40,000। अब तुम बोलोगे सर ये तो वैल्यू से भी ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है, तो क्या रखेंगे? नील आएगा। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, नॉर्मल डेप्रिसिएशन, यहाँ पे WDV क्या आ रही है पहले तो ये बताओ? WDV ही नील आ रही है, यहाँ पे तो WDV ही नील आ रही है। नॉर्मल डेप्रिसिएशन क्या आएगा? नॉर्मल डेप्रिसिएशन नील आएगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या आएगा? एडिशनल डेप्रिसिएशन हम लोगों ने निकाला था 17 लाख का 20% ना, 340, 17 लाख का 20% 340। अब ये आ गया हमारा, ये नील ही रहेगा क्योंकि डेप्रिसिएशन ज़्यादा है जीरो वैल्यू से, तो यहाँ पर नील ही रहेगा। तो ये है हमारा आंसर ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 का। ये रहा आपके सामने, यहाँ पे हो गई कहानी खत्म। समझ में आ गई बात? तो ये हम लोगों ने सारे MCQs कर लिए, सेक्शन A कर लिया, सेक्शन B कर लिया, सेक्शन C में अब रह गया एक थ्योरेटिकल वाला पार्ट, जो आखिरी क्वेश्चन होता है थ्योरेटिकल वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8। यू आर रिक्वायर्ड टू राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 4 आउट ऑफ 5। तो 44AB यानी आपको ऑडिट अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, ऑडिट कब एप्लीकेबल होता है उसके बारे में लिखना है। वही टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा हो जाए, ठीक है, या प्रोफेशनल रिसीट, प्रोफेशन में 50 लाख से ज्यादा की अगर रिसीट्स हैं तो आपको ऑडिट करवानी मैंडेटरी है। इज दैट क्लियर? और इसके अंदर एक अमेंडमेंट भी आई है, 5 करोड़ वाली लिमिट के आई है, रिलैक्सेशन जो दी गई है वो आपको याद होगा बच्चों, अगर नहीं याद तो कमेंट बॉक्स में लिखना, उसके लिए मैं फिर आपको वीडियो का लिंक भेजूंगा। 1 करोड़ का एक ऑडिट की लिमिट है, एक 5 करोड़ वाली ऑडिट की लिमिट है जो आई है, और 50 लाख रुपए प्रोफेशनल्स के लिए है, वो तो हमें पता ही है। तो 44AB ऑडिट के बारे में यहाँ पे लिखना है आपको, तो कुछ नोट्स लिखने हैं आपको, ठीक है सर? हाँ जी बच्चों, बोनस ट्रिपिंग सेक्शन 94(8) बोनस ट्रिपिंग के बारे में बात करी है क्वेश्चन में। और बोनस ट्रिपिंग क्या चीज़ है? कंपनीज जब कोई भी म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशन है, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स आपको देती है, आप म्यूचुअल फंड के यूनिट खरीदते हो, खरीदने के बाद कंपनी बोनस इशू करती है, और मान लो बोनस में आपको 2:1 की रेशियो में, मतलब जिसके बाद 2 यूनिट्स हैं उसको 1 एक्स्ट्रा दिया गया, और अगर ऐसा कुछ आपके साथ हुआ तो आपने क्या किया? बोनस मिलने से पहले आपने म्यूचुअल फंड्स को खरीदा, और फिर उसके बाद थोड़े ही टाइम के बाद यानी विद इन 2 मंथ्स जब आपको बोनस मिल गया आपने बेच दिया, तो आपको हो गया होगा लॉस, क्योंकि जब बोनस मिलने वाला होता है तब चीज़ महंगी होती है ना? जब बोनस मिलने वाला होता है तो उसको प्राइस महंगे कर दिए जाते हैं, और उसके बाद जैसे ही बोनस दे दिया गया तो प्राइस क्रैश कर जाएगा। सो मान लो एक 100 रुपए का इक्विटी शेयर का एग्जांपल लेके चलते हैं। 100 रुपए का शेयर था जिस पे पता चला कि बोनस मिलने वाला है, ठीक है, तो ये 100 रुपए का शेयर था, आपने 100 रुपए का खरीद लिया। अब जैसे ही बोनस दे दिया गया 2:1 की रेशियो में, तो आपकी इसकी वैल्यू 80 रुपीज कर दी गई। अब 80 रुपीज हो गई है इसकी वैल्यू, तो आपको 20 रुपए का क्या हो गया? नुकसान, क्योंकि अब आप क्या कर रहे हो? ओरिजिनल शेयर्स को बेचने वाले हो। आपको क्या मिल गया बदले में? बोनस शेयर्स। अब उन बोनस शेयर्स जो आपको मिले हैं, उन बोनस शेयर्स को आप 1 साल के बाद बेचोगे, 1 साल के बाद बेचोगे, ताकि आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमा सको। इज दैट क्लियर? लोगों ने ये बोनस ट्रिपिंग पहले ज्यादा बढ़िया था, अब आज के टाइम पे बोनस ट्रिपिंग ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है। पहले बहुत अच्छा चलता था, क्योंकि पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स एग्जेम्प्ट होता था। अब 1 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट है, 1 लाख से ऊपर पे क्या लगता है? टैक्स लगता है। सो बच्चों, अब आप म्यूचुअल फंड्स के लिए ये कह सकते हो, चाहे आप शेयर्स के लिए भी कह लो, बट अगेन शेयर्स में 1 लाख से ज्यादा होगा तो टैक्स लगेगा ही, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। बोनस ट्रिपिंग का एडवांटेज ये होता था कि एक टाइम पे हो गया लॉस, आपको लॉस हो गया, अब आपको हो गया सर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया, और आपको तो पता है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ विद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एज वेल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो ये जो लॉस हुआ है ये भी आप कहीं ना कहीं गेन्स के साथ सेट ऑफ करने वाले हो, आपका टैक्स बच जाएगा। दूसरी तरफ आपके पास बोनस आए हुए हैं, वो जो बोनस है अब आप 1 साल बाद बेच दोगे, आपका सारा का सारा गेन हो जाएगा, सारे पैसे आपके हाथ में।
अब ये जो पैसा गेन आएगा हाथ में, पहले के टाइम पे ये एग्जेम्प्ट होता था पूरा का पूरा, आज के टाइम पे 1 लाख से ज्यादा वाले अमाउंट पर टैक्स लगता है, 1 लाख तक एग्जेम्प्ट है। समझ में आई बात? सो इसी रीजन से अब इसका मैं नहीं समझता कोई लॉजिक है बोनस स्ट्रिपिंग का पूछने का भी, क्योंकि अब इसका लॉजिक रहा नहीं है ज़्यादा कुछ, बट स्टिल एग्जामिनर ने डाल दिया है तो हम लोग आंसर ज़रूर देंगे। जो मैंने आपको बताया कि बोनस मिलने के पहले शेयर को खरीदा या म्यूचुअल फंड्स को खरीदा, और बोनस मिलने के बाद आपने शेयर्स को, ओरिजिनल शेयर्स को या ओरिजिनल म्यूचुअल फंड्स को बेच दिया। बेचने पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा, और उस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को आप सेट ऑफ कर सकते हो। जो बोनस शेयर्स हैं, जो बोनस यूनिट्स हैं, उन बोनस यूनिट्स को आपने 1 साल के बाद बेचा, जो कि लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, और फिर आपने उसको बेचा। दिस इज बोनस स्ट्रिपिंग, दिस इज बोनस स्ट्रिपिंग। एग्जैक्टली ऐसे ही डिविडेंड स्ट्रिपिंग भी होता था। चलो मैं इसके बारे में बात अभी नहीं करूंगा, क्योंकि डिविडेंड स्ट्रिपिंग भी अब कोई यूजलेस हो गया है, क्योंकि डिविडेंड स्ट्रिपिंग, डिविडेंड अब टैक्सेबल है, पहले एग्जेम्प्ट होता था। चलो ये लिख लोगे आप लोग। रेवोकेबल ट्रांसफर क्या होता है? ऐसा कोई एसेट जब मैं कोई ट्रांसफर करता हूं, किसी को ट्रांसफर करता हूं और उसको मैं वापस अपने नाम पे ले सकता हूं, तो मैं उसको रेवोकेबल बोलता हूं। मतलब मान लो मैंने अपने फ्रेंड को एक एफडी उसके नाम पे कर दी, एफडी का इंटरेस्ट रेट है बेटा 10%। मैंने अपने फ्रेंड को 5 लाख रुपए की एफडी गिफ्ट कर दी, मैंने कहा रख रहे यार, दे दिया तेरे को, ये हो गया ट्रांसफर। बट तब ये ट्रांसफर माना जाता, नॉर्मल ट्रांसफर तब माना जाता जब मैं उससे पैसे नहीं लेता। अब ये क्या हुआ, मैंने पैसे तो दे दी, मैंने एफडी तो दे दी, मैंने इसको साथ में बोल दिया, मैंने कहा भाई ऐसा है, जो भी इंटरेस्ट आएगा उसका 4% मुझे हर साल मेरे अकाउंट में डालता रहिए। और मान लो अगर उसने 4% मेरे अकाउंट में नहीं डाला, तो वो एफडी के राइट्स उससे निकल के वापस मेरे पास आ जाएंगे। तो मैंने ट्रांसफर तो किया, बट शर्त पे। जब कोई ट्रांसफर शर्त पे की जाती है ना, तो हम उसको रेवोकेबल ट्रांसफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेवोकेबल ट्रांसफर। इसके बारे में हमने जरूर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, नहीं सॉरी, क्लबिंग ऑफ इनकम के अंदर पढ़ा होगा। क्लबिंग ऑफ इनकम ये पढ़ा होगा अदर सोर्सेज में, ये पढ़ा है पीजीबीपी में। ठीक है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E इज अबाउट इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी के लिए अगर आप लोन लेते हो तो उसकी डिडक्शन की बात की गई है। और बिलेटेड रिटर्न, जिसकी लास्ट ड्यू डेट क्या होती है, जो बिलेटेड रिटर्न अब अगर आप मिस कर देते हो रिटर्न की डेट, 31 जुलाई मिस कर देते हो या 30 सितंबर मिस कर देते हो, 30 सितंबर की सॉरी छोड़ के अब 31 अक्टूबर हो चुकी है रिटर्न की डेट, तो अगर आपको वो डेट मिस कर देते हो, तो मिस करने के बाद आपको कब तक का टाइम मिलेगा? असेसमेंट ईयर के एंड तक का टाइम मिलेगा, यानी 31 मार्च। समझ में आ गई बात? ये बातें आपको यहाँ पे लिखनी होंगी, आप थ्योरी पूरी कंप्लीट कर ही लोगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, अब रह गया बच्चों एक ही सेक्शन रह गया, सेक्शन नंबर डी। और मेरे पास थोड़ा सा समय की प्रॉब्लम है। ठीक है, सेक्शन डी मैं आज कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, मैं अगली क्लास जरूर लेके आता हूं आपके पास सेक्शन डी के लिए, जिसके अंदर मेरे को 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पूरे फुल फ्लेज्ड क्वेश्चंस हैं, तो मुझे इसमें सॉल्व करने में कम से कम आधा पौना घंटा लगेगा, हाफ एन आवर एटलीस्ट सेक्शन डी में लगेगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं इसको आराम से करवाऊं, अगली क्लास में करवाऊंगा डिस्कस करके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको सारा कंटेंट मिल गया। अगर आपको ये PDF फाइल चाहिए जिसमें आपको सेक्शन A, B, C सॉल्व मिले, ठीक है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहाँ पर आपको वो PDF मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, टिल देन बाय बाय एवरीवन, और अगली वीडियो की वेट करो, 1-2 दिन के अंदर वो भी आ जाएगी। ठीक है, बाय बाय एवरीवन।